साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2023 के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो देखिए, जो नया सिलेबस है, नए सिलेबस में आपके 2 पेपर ऐड किए गए हैं सब्जेक्ट की जगह पे, पेपर 5 और पेपर 6। पेपर 5 और 6 जो है ये उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो इसी के लिए हम लोग जो है यहाँ पर पेपर 5 से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, और ये जो प्रश्न हम लोग देखेंगे ये सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल नामक जो करंट अफेयर की मैगजीन है, इस मैगजीन में जो है पेपर 5 और पेपर 6 से संबंधित 10-10 प्रश्नों को बताया गया है। तो इस वीडियो में पहले हम लोग पेपर 5 से संबंधित 10 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्थित 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारतीय गणराज्यों का विवरण प्रस्तुत करें। गणराज्य की बात कर रहा है, ठीक है। गणराज्य जहाँ पे एक तरीके से चुना गया राजा होता है लोकतांत्रिक तरीके से, तो वो गणराज्य होंगे। तो देखिए, प्राचीन प्राचीन गणतंत्र कुलीन तंत्र, या प्राचीन गणतंत्र जो था ये कुलीन तंत्र या अभिजात तंत्र थे, ठीक है। बुद्ध काल में कुल 10 गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलते हैं, जिसमें से 7 जो है वो उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। अब ये 7 कौन से हैं, इसको यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश गणतंत्र में। तो एक है आपका कपिलवस्तु के शाक्य, ये सिद्धार्थनगर में, वर्तमान के सिद्धार्थनगर में। रामग्राम के कोलिये गोरखपुर में है। मौर्य गोरखपुर में है। कुशीनगर के मल्ल कुशीनगर में है। पावा के मल्ल फाजिलनगर में है। शुमशुमार के मल्ल मिर्जापुर में है। और केशपुत्र के कलाम गंगा यमुना दोआब में। देखिए, अब इनके बारे में देखें तो राज्यों में राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक थी, जहां जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते थे। शासक निरंकुश नहीं बल्कि जनता के सेवक की भांति कार्य करते थे, और अधिकांश महाजनपद गंगा घाटी में अवस्थित थे। वहीं जो गणतंत्र या गणराज्य थे ये हिमालय की तलहटी में थे। राजा सर्वसम्मत से चुने जाने के कारण महासम्मत कहा जाता था, तथा सदस्यों का संगठन परिषद कहलाती थी, तथा इसके भवन को संस्थागार कहा जाता था। वहीं प्रमुख सदस्यों की सभा को क्या कहते थे? अष्टकुलक कहते थे, ठीक है। जो प्रमुख सदस्यों की सभा थी वो अष्टकुलक थी, जबकि सामान्य सदस्यों का जो संगठन था वो परिषद कहलाती थी। आप इसको लोकसभा और राज्यसभा की तरह समझ सकते हैं। जो लोगों की मतलब कह सकते हैं सभा होती है वो लोकसभा होती है, ठीक है। यहाँ पे प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं, और जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है वो आपका राज्यसभा होता है, वहाँ विशिष्ट लोग वहाँ भेजे जाते हैं। अगला पॉइंट इसमें, गणराज्यों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता संवाद व परस्पर वार्तालाप के द्वारा प्रशासन था, क्योंकि इसी विशेषता के कारण आंतरिक मतभेद हमेशा बने रहते थे। अगला पॉइंट, गणराज्यों की न्याय व्यवस्था जो है वो नागरिक स्वतंत्रता की जनतांत्रिक विचारधारा के अनुरूप थी, जो विश्व इतिहास में अद्वितीय थी। अतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक गणतंत्रों का जो स्वरूप है उसका निर्दर्शन हमें उत्तर प्रदेश के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गणराज्यों में होता है, या वहाँ पर मिल जाता है, या दर्शन होता है, निदर्शन। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के योगदान को रेखांकित करें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय रहा है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ ही उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसने कालांतर में भारत के स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया। इसके योगदान को देखें तो 1857 के संग्राम का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ, जो जल्द ही दिल्ली पहुंच गया, जिसके परिणाम स्वरूप बहादुर शाह जो जफर था, बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया गया। और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन को प्रेरणा स्रोत जो है इसी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से मिलता है। इसके अतिरिक्त इसने ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने इस बात को रेखांकित किया कि सशस्त्र क्रांति से नहीं बल्कि सशक्त आंदोलनों के माध्यम से ही भारत की स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। अगला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रवाद के विकास में 1857 की क्रांति प्रेरणा स्रोत बनी। जब संपूर्ण देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तब उत्तर प्रदेश ने स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ किया तथा नेतृत्व भी प्रदान करने का प्रयास किया। अतः हम कह सकते हैं कि यद्यपि यह आंदोलन ना तो संगठित था और न ही तात्कालिक रूप से सफल रहा, लेकिन इसने भारतीयों में एक नए जोश का संचार किया तथा लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित प्रयास से प्रेरित किया। इसमें आप 1857 संग्राम के जो विभिन्न जगहों पे नेतृत्वकर्ता थे, उन नेतृत्वकर्ताओं के नाम भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं पर्टिकुलर प्लेसेस को लिखते हुए। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास की संभावनाओं का विवेचन करें। देखिए, उत्तर प्रदेश को देश में धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन हब के रूप में स्थापित करने के लिए नई पर्यटन नीति 2022 लाई गई है।
जिसका उद्देश्य क्या है, 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, पर्यटन सेक्टर जो ऐसा है जहाँ पे रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, ठीक है, क्योंकि अभी पर्यटन से संबंधित चीज़ों को भारत में जो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है, ठीक है, तो अभी इसको एक्सप्लोर करने के इसमें बहुत सारे डायमेंशन बचे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे इसमें रोजगार के जो कह सकते हैं अवसर हैं वो काफ़ी अधिक हैं। तो यहाँ पे देखिए उद्देश्य पहला देख ली। दूसरा है होटलों को उद्योग का दर्जा मिलेगा, पानी, बिजली, संपत्ति कर, सीवरेज टैक्स की दरें भी व्यवसायिक की जगह औद्योगिक हो जाएंगी, रामायण, महाभारत और शक्तिपीठ सर्किटों का विकास करना, वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म को साथ रखते हुए इसमें सेंचुरी और फॉरेस्ट रिजर्व को विकसित किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ और अगला है पर्यटन से जुड़ी कई गतिविधियों को जो अब तक पर्यटन की व्याख्या में नहीं आती थी उन्हें शामिल किया गया, जैसे बजट होटल, पिलिग्रिम, डोमेट्री, धर्मशालाएं इत्यादि जैसी कुल 22 एक्टिविटीज़ को नई नीति में शामिल किया गया है। यदि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2022 में 24 करोड़ 87 लाख से अधिक पर्यटक आए हैं। यदि आप पर्यटक के दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है घरेलू पर्यटकों के दृष्टिकोण से भी और विदेशी पर्यटकों के दृष्टिकोण से भी। एक सबसे बड़ा रीजन जो है ताजमहल का होना, जिसकी वजह से घरेलू और विदेशी पर्यटक दोनों ही काफ़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में सभी धर्मों के धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, उन्हें हम बढ़ावा दे सकते हैं, उन्हें और एक्सपोज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पर्यटन पर फोकस किया जा सकता था, थीम आधारित से आगे बढ़कर के डेस्टिनेशन आधारित करने से पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो भी पर्यटन से संबंधित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के बारे में एक जन जागरूकता फैलाना चाहिए या उसका प्रचार करना चाहिए, ऐड करना चाहिए सरकार के माध्यम से, जिससे अधिक लोग उसके बारे में जान सकें और वहाँ पे जाने के लिए अग्रसर हों। अतः हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं के दोहन के लिए सरकार के साथ साथ नागरिकों के सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है कि हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में संचालित योजनाओं का वर्णन करें। ये योजनाएं कहाँ तक हस्तशिल्प के विकास में कारगर हैं। तो जैसे इसमें डायग्राम बनाया गया, ऐसा ही डायग्राम यदि आप पेपर में बनाते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं कि प्रमुख हस्तशिल्प उत्तर प्रदेश में कौन से हैं। तो बनारसी ब्रेकिट है, बनारसी साड़ियाँ हैं, बनारसी ब्रेकिट, आगरा के संगमरमर का सामान है, भदोही की कालीन, लखनऊ की चिकनकारी, सहारनपुर की लकड़ी स्टोन, मुरादाबाद का पीतल, बहुत सारे हैं, आप कई सारे नाम और भी लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग की अपार संभावनाएं तथा विशिष्ट शैली है, इसके विकास हेतु सरकार निम्न योजनाएं संचालित कर रही है। पहला है उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प कौशल विकास प्रशिक्षण योजना। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प कौशल विकास प्रशिक्षण योजना, इसके तहत परंपरागत तरीके से हो रहे हस्तशिल्प निर्माण को तकनीकी माध्यम से करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा तकनीकी सुविधा केंद्र योजना, तकनीकी उन्नयन हेतु अनुसूचित जाति के दस्तकारों हेतु संचालित योजना। एक जनपद एक उत्पाद योजना, विशिष्ट उत्पाद जो किसी विशेष जनपद में निर्मित होते हैं से संबंधित योजना। स्वास्थ्य बीमा योजना, शिल्पकारों को स्वास्थ्य संबंधी उत्कृष्ट सहायता उपलब्ध कराने हेतु वर्कशॉप योजना। हस्तशिल्प उत्पाद परंपरागत डिजाइनों तक सीमित है, उन्हें विकसित हो रही मांग के अनुरूप बनाने हेतु वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। अगला है इसमें पॉइंट जो योजना है मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना, इसके तहत चयनित हस्तशिल्पियों को प्रतिमाह 500 रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी। ये योजनाएं किस प्रकार से हस्तशिल्प के विकास में कारगर रही उसको देखें तो देखिए, इन योजनाओं के कारण क्या हुआ, देश के कुल निर्यात में हस्तशिल्प की सहभागिता लगभग 70% है। देश के कुल निर्यात में हस्तशिल्प की यदि सहभागिता देखें तो 70% है। वर्तमान में ये योजनाएं प्रदेश के 25 लाख शिल्पियों को लाभान्वित कर रही तथा उत्तर प्रदेश में 1800 करोड़ उत्पादन एवं उत्पाद लागत 800 करोड़ अनुमानित है, जो इन योजनाओं के कारण लगातार बढ़ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अनवरत प्रयत्नशील है तथा इनके विकास हेतु उपयुक्त योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन की विशेषताओं एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए। देखिए, भक्ति आंदोलन बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रति अनुक्रिया से जुड़े वैष्णव एवं शैव संप्रदाय के संतों के प्रयास का परिणाम था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का कार्य रामानंद ने किया। उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन के विकास के निम्न कारण थे। जो कबीर थे वो इन्हीं के शिष्य थे। भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा प्रत्येक जाति से शिष्य बनाया गया। उपदेश स्थानीय भाषाओं में दिया गया। रामानंद जैसे संतों ने एकेश्वरवाद पर बल देते हुए विष्णु की जगह राम की भक्ति आरंभ की।
कबीर जैसे संतों ने जाति धर्म की संकीर्णता से ऊपर उठकर एक सच्चे सुधारक की भूमिका निभाई तथा भक्ति पंथ ने उपासना की विधियों के रूप में कर्मकांडों एवं यज्ञों का प्रत्याग किया, समाज में समता का विकास किया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया जिससे सद्भाव की स्थापना हुई। अतः भक्ति आंदोलन ने समरसता का विकास किया, समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं कर्मकांडों पर कुठाराघात किया। इसने सभी धर्मों के लोगों के आध्यात्मिक एवं नैतिक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य एवं उनकी विशेषताओं की विवेचना करें। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता का एक विस्तृत इतिहास है, जहाँ प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट नृत्य विधाएं हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्यों की बात करें तो इस प्रकार से आप टेबल बना सकते हैं एग्जाम में। लोक नृत्य देखिए, ब्रज क्षेत्र के नृत्य हैं, बुंदेलखंड के नृत्य हैं, पूर्वांचल के हैं, अवध के हैं और मिर्जापुर एवं सोनभद्र के हैं। तो आप पहले ब्रज क्षेत्र के नृत्यों को देखें तो आप चरकुला, मयूर, राष्ट्र लिख सकते हैं। बुंदेलखंड के नृत्य में ख्याल, लठमार, सौरा, धुरिया, राई हैं। पूर्वांचल के नृत्य में धोबिया, कटघोड़वा, धीवर। अवध के नृत्य में जोगनी, ढेड़िया। मिर्जापुर एवं सोनभद्र के लोक नृत्य में आपका कर्मा, चौलर और कजरी आते हैं। अब एक एक करके देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्य को। चरकुला, ये ब्रज क्षेत्र का है, ठीक है। चरकुला, मयूर, रास लीला जिसे कहते हैं। तो देखिए, राधा के जन्म से संबंधित लोक नृत्य है चरकुला। इसकी प्रमुख विशेषता है इसमें पहियों पर कई घड़े रखे जाते हैं, फिर इसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। दूसरा है ख्याल, यह पुत्र के जन्म के अवसर पर बांस एवं रंगीन कागज के बने मंदिर को सिर पर रखकर किया जाने वाला नृत्य है। शौरा, बुंदेलखंड में फसल कटाई के अवसर पर युवा स्त्री एवं पुरुष हाथ में डंडा लेकर नृत्य करते हैं। राई, इसे मयूर नृत्य भी कहते हैं, इसे बसंत ऋतु तथा जन्माष्टमी की संध्या पर किया जाता है। कटघोड़वा, नर्तक लकड़ी के घोड़े पर बैठकर अन्य नर्तकों के चारों ओर नृत्य करता है। धोबिया, यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें एक नर्तक धोबी का तथा अन्य धोबी के घोड़े का अभिनय करते हैं। जोगनी, पुरुष नर्तकों द्वारा स्त्री वेश धारण कर किया जाने वाला नृत्य है। कर्मा, नर्तक पेड़ की पत्तियों डालियों को काटते हुए पुजारी के माध्यम से देवता को भेंट देते हैं। इस प्रकार लोक नृत्य जो है किसी भी समाज के लोक जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं, जो मनोरंजन के साथ ही संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में भूमिका का निर्वहन करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत नेपाल सीमा संबंधित सुरक्षा एवं प्रबंधन की चुनौतियां मुख्य रूप से क्या हैं, संक्षेप में चर्चा करें। देखिए, भारत नेपाल सीमा खुली सीमा है जिसे मित्रता और सहयोग के आपसी संपर्क और संस्कृति द्वारा लक्षित किया जाता है, किंतु हाल के वर्षों में सीमा सुरक्षा और प्रबंधन की निम्न चुनौतियां उभरी हैं। कौन सी? तो देखिए, थोड़ा सा पहले भारत नेपाल सीमा की विशेषता क्या है। 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। भारत के 6 राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा होती है। मुक्त आवाजाही है, खुली सीमा है, सांस्कृतिक प्रवाह का माध्यम है ये। तो देखिए, चुनौतियां क्या हैं इसमें। पहला है उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल की सीमा से अपराधियों के प्रवेश एवं मानव तस्करी के लिए सबसे सुभेद क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त जो कई सारे जो क्रिमिनल्स उत्तर प्रदेश के होते हैं उनके लिए एक तरीके से नेपाल सेफ प्लेस के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये अपराध यहाँ पे करते हैं और भाग के चले जाते हैं नेपाल में। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की सनाली सीमा एक खुली सीमा है, जहाँ पर मानव तस्करी रोकना एक बड़ी चुनौती है। इसी प्रकार से नेपाल सीमा से प्रत्येक वर्ष भारत में नकली भारतीय मुद्रा नोटों की बड़ी राशि लाई जाती है। आतंकवाद के वित्त पोषण हेतु नेपाल में अनौपचारिक व्यापारियों द्वारा उच्च पकड़ वाले नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। नेपाल अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना बन गया है तथा भारत नेपाल सीमा का प्रयोग नशीली दवाओं की तस्करी, फायर आर्म्स की अवैध तस्करी, मानव तस्करी आदि के लिए किया जाता है। भारत नेपाल प्रत्यर्पण संधि 1953 के जटिल क्रियान्वयन के कारण प्रबंधन की चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। उत्तर प्रदेश में मानव तस्करी रोधी पुलिस स्टेशन भारत नेपाल सीमा पर स्थापित किया जा रहा है, किंतु अभी इसके ढांचागत विकास में समय लगेगा। अतः सीमा सुरक्षा एवं प्रबंधन की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार मजबूत सुरक्षा प्रणाली विकसित कर रही तथा सीमा पर आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रणाली जैसे ड्रोन, कैमरे आदि का प्रयोग सुरक्षा हेतु किया जा सकता है। ठीक है। अगला है स्वतंत्रता पूर्व उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के स्वरूप, प्रभाव एवं महत्व का वर्णन करें। देखिए, अंग्रेज 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, लेकिन देश के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष ने कई आंदोलनों को जन्म दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन भी प्रमुख रहे हैं। इन किसान आंदोलनों का स्वरूप कैसा था? देखिए, उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपनी मांगों के लिए महाजनों, जमींदारों तथा अंग्रेजों से सीधे लड़ना प्रारंभ किया। अपनी परंपरागत जीवन शैली को सुरक्षित रखने की इच्छा ने किसान आंदोलनों को मजबूत स्वरूप प्रदान किया।
नाई धोबी बंद आंदोलनों ने सामाजिक बहिष्कार के माध्यम से कृषक आंदोलनों को सामाजिक स्वरूप प्रदान किया। नाई धोबी बंद आंदोलनों ने सामाजिक बहिष्कार के माध्यम से कृषक आंदोलनों को सामाजिक स्वरूप प्रदान किया। आंदोलन का स्वरूप बदलाव हेतु नहीं, वन यथास्थिति को बनाए रखने हेतु था। प्रभाव क्या हुआ? अवध किसान सभा द्वारा संचालित आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसान सीधे सरकार से मांगे रख सके। किसान सीधे सरकार के सामने अपनी मांगे रख सके। दूसरा, कृषकों में कृषि के प्रति जागरूकता पैदा किया है इसने। किसान आंदोलन के कारण अनेक किसान संगठनों का प्रादुर्भाव, जैसे अवध किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा आदि। अखिल भारतीय किसान सभा जैसे संगठनों ने स्वतंत्रता पूर्व गठित कांग्रेस सरकार पर किसानों के हितों में नीति निर्माण हेतु दबाव बनाया। स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान किया इसने। महत्व की बात करें तो किसानों ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का भाव आया किसानों में। किसान आंदोलन ने अन्य विद्रोहों को प्रेरित किया तथा भूमिहीन किसान एवं सामंतवाद विरोधी किसानों को एकजुट किया। इसने भूमिहीन किसान एवं सामंतवाद विरोधी किसानों को एकजुट किया। स्वतंत्रता पश्चात सुधारों को प्रोत्साहित किया, जैसे जमींदारी उन्मूलन, ये स्वतंत्रता के पश्चात होता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व के किसान आंदोलन ने किसानों को सुधारों हेतु प्रेरित एवं स्वतंत्रता हेतु उद्वेलित किया तथा किसानों के संगठनात्मक विकास के मार्ग को प्रशस्त किया। अगला है उत्तर प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की विवेचना करिए। पुलिस और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व राज्य सूची का विषय है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में सरकार द्वारा निम्न महत्वपूर्ण कार्य निर्णय लिए गए हैं। कौन कौन से? राज्य ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त एवं लोकप्रिय बनाने हेतु कुछ शहरों में कमिश्नर प्रणाली को लागू किया है। वर्तमान में 7 शहरों में लागू किया गया, जैसे लखनऊ हो गया, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, ठीक, इत्यादि। एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 112 जो पुलिस, चिकित्सा, आग, आपदा, महिला सुरक्षा, रेलवे पुलिस जैसी आपातकालीन सेवाएं प्रदान करता है, एक ही नंबर से, 112 नंबर से। देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। इसके द्वारा पुलिसिंग के विकास एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021, इसके तहत पहचान छिपाकर विवाह करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इसी तरह CISF जो केंद्र सरकार के स्तर पर होता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, CISF के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में UPSSF का गठन किया गया है। जो CISF होता है ये जैसे कह सकते हैं आपके कुछ सरकारी कंपनियां हैं या बहुत महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं आपके, कह सकते हैं एयरपोर्ट हो गए, उनकी सुरक्षा का जो कार्य होता है वो CISF वाले करते हैं, ठीक है, CISF करता है। तो इसी प्रकार के उसी के तर्ज पर UPSSF का गठन किया गया है। यह उच्च न्यायालय, प्रशासनिक भवनों, मेट्रो रेल, बैंकों, औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करेगा। देखिए, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड से सहयोग स्थापित कर आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है तथा उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान का संचालन किया जा रहा है तथा अतः उपरोक्त मुद्दों एवं निर्णयों को हम समन्वित रूप से विवेचन करेंगे तो पाएंगे कि उपरोक्त सुधारों ने कानून व्यवस्था एवं लोकतंत्र में नागरिकों के विश्वास को बहाल किया तथा आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है। यहाँ पे 2 चीज़ें देखें, उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन सेवाएं कौन कौन सी उसको याद रखिएगा। शिकायत पंजीकरण, EFIR, चरित्र सत्यापन, प्रोग्राम हेतु अनुरोध, साइबर क्राइम, आपातकालीन हेल्पलाइन। उत्तर प्रदेश आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों को देखें तो क्या क्या है? पुलिस प्रणाली पर राजनीतिक नियंत्रण का होना, अतिरिक्त बोझ होना पुलिस प्रणाली पर, सुविधाओं की कमी, जनता का कम भरोसा, पारदर्शिता की कमी। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों का वर्णन करें एवं उनके सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व का विश्लेषण करें। देखिए, मेला किसी क्षेत्र की विशेषता को दर्शाते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित मेले कई प्रकार के होते हैं, जैसे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक, परंतु प्रत्येक मेले का सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व होता है। उत्तर प्रदेश के कुछ मेलों का सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित है। कौन कौन सा? पहला, तो कुछ मेलों के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला कुंभ मेला, ठीक है, इसे सामान्यतः माघ मेला कहते हैं और माघ मेला तो प्रत्येक वर्ष होता है। यह विश्व के सबसे बड़े मेलों में से एक है। यह प्रयागराज इलाहाबाद में प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित होता है। जो 12 वर्ष पर होता है उसे महाकुंभ कहते हैं, 6 वर्ष वाला को अर्धकुंभ कहते हैं, ठीक है। इसमें श्रद्धालु कल्पवास भी करते हैं और चूंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग आते हैं इसलिए इसे मिनी इंडिया भी कहते हैं। उस समय इलाहाबाद की या प्रयागराज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रामायण मेला, इसकी अवधारणा 1961 में राम मनोहर लोहिया ने प्रस्तुत किया था।
किया था, यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। इसमें साधु संत विद्वान भाग लेते हैं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। जन्माष्टमी मेला मथुरा में आयोजित होने वाला मेला श्री कृष्ण से संबंधित है एवं इसका अत्यंत ही सांस्कृतिक महत्व है। इसमें दिनों में लाखों लोग इसमें जो इन मेलों में जो है लाखों लोग प्रतिभाग करते हैं। बटेश्वर मेला आगरा के पास आयोजित होने वाले पशु मेला जिसका ऐतिहासिक महत्व है। नौकट्या मेला वाराणसी में आयोजित होने वाला मेला, इसका ऐतिहासिक महत्व क्योंकि इसे सामान्य लोगों की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मंच देने के लिए 1887 में प्रारंभ किया गया था, सामान्य लोगों को मंच देने के लिए, ठीक है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में आयोजित हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक है। इसी प्रकार से जो अन्य मेले हैं उनके नाम इत्यादि कुछ अन्य मेले भी आयोजित किए जाते हैं। जैसे आप उन जैसों में कुछ अन्य मेलों का भी नाम लिख देंगे तो ये उत्तर और अच्छा हो जाएगा। निष्कर्ष रूप में अतः हम कह सकते हैं कि मेले आम जीवन से जुड़े होते हैं, जो क्षेत्रीय परंपराओं में संस्कृति के पोषक एवं वाहक होते हैं। और उत्तर प्रदेश में मेलों का विशेषी महत्व क्योंकि यहाँ लगभग 2250 से अधिक मेलों का आयोजन होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।